वेलकम टू कृषि एग्जाम। आज के हम वीडियो में बात करेंगे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आपको बता दें, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में हरित क्रांति क्या, कैसे, कब आई और कैसे आई, और लास्ट में हम पूछेंगे 3 क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिसको आप क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। तो किनको जाता है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। यदि आप देखें तो भारत में देखा जाए तो एमएस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। तो भारत में एमएस स्वामीनाथन और विश्व स्तर पर देखा जाए तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आपको बता दें, भारत में आजादी के बाद विशेष ध्यान दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि का केंद्र बिंदु में रही तथा सिंचाई को ध्यान में रखकर कई नदी घाटी परियोजना जैसे दामोदर घाटी परियोजना, जैसी कोसी नदी घाटी परियोजना, गड़क परियोजना आदि पर काम शुरू हुआ तथा उन्हें पूरा किया गया। देश में खाद के कई कारखाने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में खोले गए। 1950 से 1967 तक का समय पूर्व हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1950 से 1967 तक का पूर्व का जो समय था वो हरित क्रांति युग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। देश में 1967 से 1988 का समय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस कालांतर में कृषि क्षेत्र में एक समान दर स्थिति में, परंतु इस दौर में कृषि के विकास के लिए आवश्यक आधारभूत का ढांचा तैयार किया गया। तो 1967-88 के समय हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस समय एक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया। आगे देखते हैं। परंतु भारत में हरित क्रांति का दौर कब से शुरू हुआ? तो 1966-67 से शुरू हुआ। इसे हरित क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में अतीत प्रगति हुई तथा इससे जीवोपार्जन कृषि को सघन कृषि परिवर्तन किया गया। तो जीवोपार्जन से सघन कृषि में परिवर्तन किया गया। इससे भारत को खाद्यान्न आयात और खाद्यान्न निर्यात देशों में परिवर्तन करने के लिए चमत्कारिक कार्य हुआ। हरित क्रांति का आधार उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, कम समय और अंतराल में परिपक्व होने वाली किस्मों का विकास किया गया। इस संदर्भ में गेहूं की ऐसी किस्मों का आविष्कार किया गया करने वाली किस्में महान पादप विज्ञान। तो इस संदर्भ में गेहूं की ऐसी किस्मों का आविष्कार करने वाले महान पादप वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का उल्लेख करना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं विकास केंद्र पर पादप प्रजनन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पादप प्रजनन द्वारा गेहूं की ऐसी किस्मों का विकास किया जिसका सोनारा 64 नामक बौनी किस्मों का आविष्कार किया, जो उच्च उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जल जमाव वाले गुणों वाली किस्मों का विकास किया। वो कौन सी किस्म थी? सोनारा 64। तो सोनारा 64 का विकास किया, जिसमें कुछ गुण थे जो उच्च उत्पादकता थी, रोग निरोधक थी, जल जमाव वाले क्षेत्रों में गुण वाली किस्म थी। जो इस महान कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो 1970 में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने ही हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और 1965-66 में सोनारा 64 तथा भारत में विकसित गेहूं की किस्में जैसे सोनालिका, कल्याण सोना तथा कुछ अन्य प्रयोग से गेहूं के उत्पादन में अतीत उछाल आया। तो गेहूं की भारतीय किस्में को विकास करने वाले, हरित क्रांति लाने वाले डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का योगदान रहा। तो भारत में हरित क्रांति लाने वाले एमएस स्वामीनाथन का विशेष योगदान रहा। इन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य के हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। अहम यह है कि इसी प्रकार से धान के खेत में भी उच्च उत्पादकता क्षमता वाली किस्मों का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मैक्सो में। तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस मैक्सो में। तो बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जहां से RI 64 तथा भारत में विकसित पद्मा जया, तो भारत में विकसित पद्मा जया आदि किस्मों का हरित क्रांति में मुख्य योगदान रहा। तो भारत में पद्मा जया का विशेष योगदान रहा। इसी प्रकार से खाद्यान्न जैसे मोटे अनाज, गन्ना, कपास, दलहन के उत्पादन में भी विशेष योगदान रहा हरित क्रांति का। आगे बात करते हैं। हरित क्रांति का दूसरा पहलू है उच्च मात्रा में खाद, रोगाणुनाशक दवाओं तथा समुचित सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग, क्योंकि फसलों की एक इनमें से केवल समुचित उर्वरक, अच्छी सिंचाई सुविधा तथा कीटनाशकों के प्रयोग के फलस्वरूप ही अच्छी उत्पादकता प्रदर्शित करती है। जो दूसरा पहलू था हरित क्रांति। तीसरा पहलू देखते हैं। हरित क्रांति का तीसरा पहलू है कि पूंजी की
अनिवार्यता, क्योंकि प्रमाणित बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक दवा, मशीनों के प्रयोग आदि के लिए किसान के पास पूंजी का होना आवश्यक है। अर्थात हरित क्रांति का मंत्र है उच्च लागत उच्चतर उत्पादन। आगे देखते हैं हरित क्रांति के लाभ। तो हरित क्रांति का लाभ एक तो यह हुआ कि हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादक में अधिकता वृद्धि ने न केवल देश की बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण में सक्षम बनाया, बल्कि भारत खाद्यान्न निर्यात देशों जैसे देशों की श्रेणी में भी गिने जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक लाभ यह हुआ कि खेती की एक नया आयाम मिल गया। कृषि केवल पहले जीवोपार्जन का जन साधन ही नहीं है, बल्कि आर्थिक लाभ का धंधा, पूंजी निर्माण का साधन भी बन गई। इससे इंटेंसिव कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंटेंसिव कृषि के नाम से भी जाना जाता है। एक लाभ और है, कीटनाशकों के प्रयोग के कारण फसलों की रक्षा संभव हुई। कीटनाशकों के प्रयोग के कारण फसलों की रक्षा संभव हुई और अन्न भंडारण में भी सुरक्षित रखना संभव हुआ। तो अन्न का भंडारण भी सुरक्षित रखना संभव होगा तो कीटनाशकों के प्रयोग के कारण होगा हरित क्रांति में। यदि एक लाभ और है इसमें, कृषि उत्पादन बढ़ाने से कृषि संबंधित कई उद्योग स्थापित हुए। तो कृषि का उत्पादन बढ़ने से कृषि के संबंधित कई क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुए तथा कृषि की अच्छी लागत जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मशीन आदि से संबंधित कई राज्यों में राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हुई, जिससे रोजगार के नए अवसर खुले तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। अब देखते हैं हरित क्रांति की हानियां। तो हरित क्रांति की हानियां बहुत थी। तो हरित क्रांति की हानियां है कि उत्पादकता बरकरार रखना असंभव है। तो उत्पादकता बरकरार रखना असंभव है। तो हरित क्रांति के दौरान बेशक उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई, परंतु कुछ ही वर्षों में यह महसूस किया गया कि उत्पादकता टिकाऊ नहीं है। उच्च मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया। कीटों एवं कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया। उच्च मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता में घटने लगी। उच्च मात्रा में कीटनाशकों और रोगाणुनाशों के प्रयोग से ने न केवल मिट्टी और जल को भी प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर दी। नेक्स्ट हानि है, दूसरी हानि ये रही कि छोटे किसानों के लिए खेती करना कठिन। छोटे किसानों के लिए खेती एक कठिन कार्य साबित हुआ। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप प्रमाणित बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं एवं मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता ने कृषि को पूंजी का प्रधान बना दिया। भारत जैसे देश में जहां किसानों की इतनी गरीबी व्यस्त है कि इस विधि को कृषि करना एक कठिन कार्य साबित हो गया। किसान कर्ज के बोझ में दबते चले गए तथा आत्महत्या के उतारू होना पड़ा। और नेक्स्ट हानि ये रही कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता बढ़ी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हरित क्रांति में बीज, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों की अनिवार्यता ने किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों खरीदने के लिए बाध्य बना दिया। तो कृषि में मुख्य मुनाफा इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होने लगा तथा किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया। एक हानि ये रही। नेक्स्ट है कि सिंचाई की अधिकता के साथ दुष्परिणाम। तो सिंचाई की अधिकता से फसलों में दुष्परिणाम होने लगे, जिससे क्या हुआ कि सिंचाई की अत्यधिकता आवश्यकता, बड़े बड़े डैम, कैनाल बने, भूजल दोहन होने लगा और अत्यधिक सिंचाई से जहां मिट्टी में लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई, वहीं दूसरी ओर कई पादप बीमारियां का प्रकोप होने लगा तथा कीटों की समस्या भी जल प्रवाह से उत्पन्न होने लगी। नेक्स्ट इसकी हानि रही हरित क्रांति की फसलों की जैव विविधता में कमी आई। तो किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रमाणित बीज लेकर कृषि करना शुरू कर दिया, अतः फसलों की कई परंपरागत किस्मों धीरे धीरे विलुप्त होती गई। तो प्रमाणित बीजों के प्रयोग ने बढ़ावा दिया और फसलों की जैव विविधता का ह्रास होने लगा। हरित क्रांति का एक दुष्परिणाम और रहा। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ ही वर्षों तक सीमित रहा। तो हरित क्रांति ने गेहूं, धान, मक्का आदि अतीत सफलता अर्जित की, परंतु दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना आदि इस अनुरूप प्रभाव नहीं कर पाए। तो एक बहुत हरित क्रांति का प्रभाव कुछ ही वर्षों तक सीमित रहा। और नेक्स्ट है जो इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इनको आपने वीडियो देखा होगा तो इनको भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। हरित क्रांति निम्न से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति निम्न में से किससे फसल उत्पादन,
नदी परियोजना, उर्वरक उत्पादन। तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति, आपने वीडियो देखा होगा तो इसका भी आंसर दे सकते हैं। वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, हीरालाल चौधरी, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व स्तर में वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, हीरालाल। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो इसका भी आंसर आप दे सकते थे। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये इस टॉपिक से यही 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, रिवाइज करके देखें, और वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को शेयर कर दें, अधिक दोस्तों तक पहुंचा दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाली बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।